कौन से क्वेश्चन पे आए? 70, बराबर ना, अच्छे से ध्यान देना। राइट डाउन आएगा, राइट डाउन about energy of orbitals in the hydrogen. The energy of the electron in the hydrogen atom is determined slowly by the principal quantum number. सबसे पहले एनर्जी कौन सा क्वांटम नंबर बताता है हमें? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड विच इज डिफाइंड बाय n इक्वल्स टू स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। हाँ समझ में, n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 वो सेल को डिफाइन करता है, और वही वो आपको एनर्जी के बारे में बता देगा। जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है उसका एनर्जी ज्यादा होता है। बात क्लियर हुई? है या ना? ओके, खास करके हाइड्रोजन एटम्स के लिए n ही काफी है। ओके, हाइड्रोजन एटम्स मतलब जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए थोड़ी बात दिक्कत वाली है, थोड़ा रिफाइंड होगा लो, बट अभी हाइड्रोजन के लिए 1s का एनर्जी कम है, क्योंकि उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 1। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होता है तो 2 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, 2s एंड 2p। अकॉर्डिंग टू द लो, हाइड्रोजन के लिए दोनों का एनर्जी सेम है, 2s 2p का, बट 1 से ज्यादा है। दिख रहा है? जिस साइड पे 2 एरो होते हैं ना वो ज्यादा होता है, और जिस पे एक ही होता है वो कम होता है, लेस देन का सिंबल है। ओके, अगेन इट इज लेस देन 3s 3p एंड 3d। 3 में कितने पॉसिबल है? 3s 3p एंड 3d। आया समझ में? वैसे वापस अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा तो 4s 4p 4d f इज देयर। आया समझ में? उसके बाद 5s 5p 5d 5f 5g, बट उतना लंबा जाना नहीं है। तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, क्या बढ़ते जा रहा है? क्या बढ़ते जा रहा है? एनर्जी। बात क्लियर हुआ? ओके, ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, द एनर्जी, द 1s ऑर्बिटल इन द हाइड्रोजन एटम एज अ सेड अर्लियर corresponds to the most stable condition, and that is called ground state, and an electron residing in this orbital is most strongly held by the nucleus. According to the energy, इलेक्ट्रॉन के लिए ग्राउंड स्टेट आता है। कौन सा स्टेट आता है? सो द 1s जो सबसे पहला था, लोएस्ट एनर्जी लेवल। देखो एनर्जी लेवल्स को यहाँ पे बताया गया है, 1s। फिर जैसे ऊपर जा रहा है एनर्जी बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? एनर्जी क्या रहा है, क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये कहाँ पे आए? 2s, ये 2p पे आए। ये टाइप्स बता रहा है, 2p में 3 टाइप्स है, याद है ना? और 2s में एक ही टाइप है। गॉट इट? इसके ऊपर जा रहे हैं 3s 3p 3d। ओके, यहाँ पे कितने डॉट्स है? 3। मतलब क्या बता रहा है? और यहाँ पे कितने होने चाहिए थे? 5। कितने होने चाहिए थे? 5, यानी बीच में यहाँ पे गैप आएगा, 1 2 3 4 एंड 5। आया समझ में? तो ये 5 टाइप बता रहा है। वैसे ऊपर जैसे जाओगे वैसे बढ़ता जाएगा। गॉट इट? तो एनर्जी डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना, इन लोगों ने साइड में करके छुपा दिया है, हमारी फिगर देखनी चाहिए अच्छे से। गॉट इट ना? ओके, तो 1s से सबसे लोएस्ट वाला था हाइड्रोजन एटम, दैट कॉरस्पॉन्ड टू मोस्ट स्टेबल कंडीशन। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सबसे कम एनर्जी है। जितना एनर्जी कम उतना स्टेबिलिटी ज्यादा। तो सबसे कम एनर्जी किसमें है? 1s। हाइड्रोजन की कौन सी ऑर्बिटल में? 1s। तो 1s ऑर्बिटल में कम एनर्जी होने की वजह से वो स्टेबल होता है, और स्टेबल को हम कौन सा स्टेट बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। हाइड्रोजन ग्राउंड, जैसे हमारा घर हमारा ग्राउंड स्टेट है, वहां पे सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। आया समझ में? आपने क्रिकेट मैच में भी सुना होगा कि ये तो सचिन का ग्राउंड, होम ग्राउंड है। होम ग्राउंड है तो मतलब कि सचिन अच्छा खेलेगा, क्योंकि उस पर उसने प्रैक्टिस की हुई है ना। ग्राउंड स्टेट में स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाता है? स्टेबिलिटी। सिमिलर जैसे हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में हम यूज करते हैं, इस तरह से हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है जिसमें कब से कम एनर्जी है, वहां पे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। और 1s जो न्यूक्लियस से सबसे नजदीक है, फिर 2 3 बढ़ता जाता है साइज, है या ना? तो जो न्यूक्लियस से नजदीक है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से नजदीक होने से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, तो मोस्ट स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। बात क्लियर हो गई? एक्साइटेड स्टेट, an electron in the 2s 2p and higher orbitals in the hydrogen atom is in a most excited state. ओके, जैसे इलेक्ट्रॉन 2s 2p और हायर ऑर्बिटल्स में जाते हैं, वो कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं? एक्साइटेड स्टेट में। बात क्लियर हुआ? इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एक्साइटेड स्टेट इज वीकली अट्रैक्टेड कंपेयर टू द, यार ग्राउंड छोड़ दो, वीकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। ग्राउंड स्टेट में स्ट्रांगली अट्रैक्ट था, तो उसके बाद के जितने भी स्टेट है उसको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, हायर एनर्जी लेवल वाले। आप घर में स्टेबल, घर से बाहर जाते हो एनर्जी बढ़ता है, एनर्जी बढ़ता है, यू आर एक्साइटेड। इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कम, जैसे वो दूसरे स्टेट में जाता है एनर्जी बढ़ता है। एनर्जी बढ़ता है विच स्टेट? एक्साइटेड स्टेट। बात क्लियर हुआ? और जैसे जैसे वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा न्यूक्लियस से दूर जाएगा, न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो उसका अट्रैक्शन कैसा हो जाएगा? वीक। ग्राउंड स्टेट एनर्जी कम होती है और एक्साइटेड स्टेट एनर्जी ज्यादा होती है। बात क्लियर हो गई?
the only the electrical interactions present in the hydrogen atom, and that is nothing but attraction between the negatively charged electron and the positive charged nucleus, और यहां तक रखते हैं अभी तो न्यूक्लियस। ओके, तो इस स्टेटमेंट को मैं बताता हूं कि हाइड्रोजन के केस में जो इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शंस हम ध्यान में ले रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स है। विच फोर्स? जिसमें हाइड्रोजन जो न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। दोनों के बीच में क्या समझा, क्या ध्यान में लिया हमने? अट्रैक्शन। क्या ध्यान में लिया है? अट्रैक्शन। सबसेल L इज नॉट, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे सीधा सबसेल इज नॉट अफेक्टेड टू ऑर्बिटल एनर्जी स्टेट, और इसीलिए सबसेल जो किससे डिफाइन किया जाता था? दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय द या नॉट अफेक्टेड टू द विच एनर्जी स्टेट? ऑर्बिटल एनर्जी स्टेट। इसलिए L जो है वो ऑर्बिटल एनर्जी स्टेट में पार्ट लेता नहीं है। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। इसलिए सिर्फ हमने देखा कि हाइड्रोजन में सिर्फ क्या काफी है? N, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। गिव द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। तो अब मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में क्या होगा वो हमें बताना है। तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स द ग्राउंड स्टेट इज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो देखो आप, हाइड्रोजन से डिफरेंट डायग्राम हो गया। 1s के बाद 2s, हाइड्रोजन में 2s 2p साथ साथ में था, वो क्या बता रहा था? एनर्जी सेम है, बट अब 2s के ऊपर 2p आ गया, वो बता रहा है कि अब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में 2s का एनर्जी कम है, 2p का ज्यादा है। आया समझ में? फिर क्या आया? 3s 3p 3d, बट 3d के पहले 4s आ गया। देखा, 3p के बाद किसका एनर्जी ज्यादा है? 4s। 4s के बाद किसका एनर्जी ज्यादा है? 3d का। तो इस तरह से अगर ध्यान में लिया जाए तो सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ध्यान में नहीं आएगा, उसके साथ L सब्स्टिट्यूटरी क्वांटम नंबर, एज्यूमेंटल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, L जो हम S के लिए 0 लेते थे, P के लिए 1 लेते थे, D के लिए 2 लेते थे, F के लिए 3 लेते थे। याद आ रहा है? तो वो भी ध्यान में लेना है। तो इन इट द सब्स्टिट्यूटरी क्वांटम नंबर L is changed then the energy of orbital also going to be changed। अगर वो L चेंज होता है तो एनर्जी भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। आया समझ में? दस एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल 1s से 2s का ज्यादा, 2s से 2p का ज्यादा, 2p से 3s का ज्यादा, 3s से 3p का ज्यादा, 4s ज्यादा, 4s से 3d का, 3d से 4p, 4p से 5s, 5s से 4d, 4d से 5p, जितना याद रहे उतना रखते हैं। ओके, आया समझ में? इतना लंबा ना लिखो, 5p के बाद छोड़ दो तो भी चलेगा, 3d के बाद छोड़ दो तो भी चलेगा। आया समझ में? बट ये कैसे बना है उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं आगे, तो इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा कि क्यों 3p का कम है और क्यों 4s का ज्यादा है। एक शॉर्ट क्वेश्चंस में भी ये पूछा जाता है, एनर्जी ऑफ 4s इज हायर देन 3p या एनर्जी ऑफ 4s इज लोअर देन 3d, क्यों? आपको एक्सप्लेन करना रहेगा, तो उसके लिए पहले लो पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि हाइड्रोजन में 2s एंड 2p क्या था? इक्वल था, लेकिन अदर देन हाइड्रोजन 2s ग्रेटर देन 2p। कहने का मतलब एनर्जी ऑफ 2s इन हाइड्रोजन in a atom is less than energy of 2s। ओके, सही है, माय मिस्टेक। ओके, क्या बताने का ट्राई कर रहा है कि पहले तो हाइड्रोजन के लिए 2s एंड 2p ऑर्बिटल का एनर्जी सेम था, दूसरे एटम्स के लिए 2s का एनर्जी 2p से क्या था? कम। एक दूसरी बात यहाँ पे कंसीडर करके दी है कि अगर हाइड्रोजन के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन 2s में है और दूसरे एलिमेंट्स में भी इलेक्ट्रॉन 2s में है, आया समझ में? तो एनर्जी ऑफ 2s इन हाइड्रोजन इज लेस देन एनर्जी ऑफ 2s इन द अदर्स। एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो भी एनर्जी बढ़ने लगती है। ओके, चलो व्हाटएवर, ये दो चीज यहाँ पे कंक्लूड फॉर्म में दी थी। तो यहाँ पे हम लो बनाने का ट्राई कर रहे हैं कि कैसे हम एनर्जी को डिफाइन कर पाएंगे। तो उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कौन से फैक्टर्स है जो एनर्जी को क्या कर रहे हैं? अफेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है अट्रैक्शन ऑफ ऑर्बिटल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करने वाले या रिसाइड करने वाले, है समझ में? तो न्यूक्लियस की ओर क्या होके रहेंगे? तो सबसे पहला फैक्टर कौन सा है? अट्रैक्शन ऑफ ऑर्बिटल टुवर्ड्स द। दूसरा क्या हो सकता है? तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, हाइड्रोजन के अलावा का डिस्कस करें ना, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा? रिपल्सन। तो रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन। The shielding amount of outer cell to electron to the inner cell orbits, जिसको हमें थोड़ा आगे जाके भी पढ़ना है चैप्टर नंबर 3-4 में। बट ये shielding क्या है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि जस्ट फॉर एक स्टोरी के पार्ट में समझ लो, सारी स्टोरी ही है भाई, मैं पढ़ाता हूँ, स्टोरी को समझ लो, बात क्लियर। रियल लाइफ को एक्सपीरियंस करो, केमिस्ट्री में लेके आ जाओ। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सपोज
हमारी स्कूल बहुत बड़ी है, ओके, हम सब एक स्कूल के बच्चे हैं और हमारी स्कूल बहुत बड़ी है, हाइपरबोला इंस्टीट्यूट हो गया, यूनिवर्सिटी बन गई है, ओके। सो द थिंग इज व्हाट, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स उसके अंदर पढ़ते हैं, और आज प्रेजेंस भी है, कोरोना वगैरह नहीं चल रहा है, ओके, प्रेजेंस भी है, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब मानो कि कोई सेलिब्रिटी हमने ग्राउंड के अंदर रख दी, छोड़ दी उसको हेलीकॉप्टर में से, है ना, जो भी मानो कि कौन है सेलिब्रिटी में, कौन आता है, नरेंद्र मोदी ही आ गए, चलो ना, सबको पसंद है, ओके, वो तो था ना बाद ओके, तो नरेंद्र मोदी को हमने अंदर रख लिया, और जैसे बच्चों को पता चला तो लोग सब भागे भागे आ रहे, आया समझ में, आया ना। तो जो मोदी से ज्यादा अट्रैक्टेड थे वो एक राउंड बना देंगे, फिर दूसरा राउंड बनेगा, फिर तीसरा, है ना, जस्ट टोलू टोलू विचारो, ऐसा बनेगा। और हिदायत भाई नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, आया समझ में। तो पीछे ऐसे लास्ट में खड़े हैं, क्या बोल रहे हैं मोदी जी, देख रहे हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है जो बहुत दूर है, उसके आगे स्पीयर सारे कंप्लीट हो चुके, आया समझ में। चलो उसको थोड़ा इंटरेस्ट है भी सही, उसको ऐसा लग रहा है कि यार एक बार मोदी जी का ऑटोग्राफ, क्योंकि उसमें ऐसा था, स्कीम रखा हुआ था, मोदी जी का ऑटोग्राफ तो 12th पास, ओके। अब उसको ऐसा है, मतलब थोड़ा लॉलीपॉप तो है उसके दिमाग में कि यार एक बार मोदी जी का ऑटोग्राफ मिल जाता तो बात ठीक थी, लेकिन उसका अट्रैक्शन उतना बन नहीं रहा है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से क्या है, काफी दूर है, आया समझ में। और बाकी के इलेक्ट्रॉन्स ने उसको सील्ड करके रखा है, किसको, मोदी जी को, है ना, बाकी के इलेक्ट्रॉन्स ने, सुनो सुनो समझो, ये उसको सील्ड करके रखा है, क्या करके रखा है, सील्ड। इसलिए जो लोअर पीछे वाला इलेक्ट्रॉन था ना, उसके ऊपर अट्रैक्शन कम हो गया मोदी जी का। बात क्लियर हुई, रियलिटी है ना। ऐसा ही यहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अराउंड सारे इलेक्ट्रॉन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आ जाते हैं। अब जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ना, वो बेचारा न्यूक्लियस से उतना अट्रैक्ट नहीं हो पाता, ड्यू टू द सील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर ऑर्बिट्स। इनर ऑर्बिट्स फिल हो गए, तो उसका सील्डिंग क्रिएट हुआ, किसके अराउंड, न्यूक्लियस। इसलिए न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज उस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाता, दिस इज नॉन एज सील्डिंग इफेक्ट। इजिएस्ट से इजिएस्ट वे में मैंने समझा दिया। अब जब भी सील्डिंग इफेक्ट दिमाग में या वर्ड सुनते हो, अभी मैं सिखाऊंगा 11th में, 12th में सीधा वर्ड बोलूंगा सील्डिंग इफेक्ट, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि सील्डिंग इफेक्ट का कंक्लूजन क्या था। बात क्लियर हो गई है ना, चलो ओके, पूछ लेना कहीं पे भी। और सील्डिंग इफेक्ट, ओके, सील्डिंग अमाउंट ऑफ आउटर सेल टू इलेक्ट्रॉन ऑफ इनर सेल ऑर्बिट। तो जैसे 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 इनर सेल ऑर्बिट कंप्लीट होते जाएंगे, स्पीयर्स बढ़ते जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन पीछे वाला दूर होता जाएगा, वैसे सील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, वैसे उतना कम अट्रैक्शन होगा, इसलिए दैट कैन बी इजिली रिमूव। हिदायत ऐसे खड़ा था, फिर मैं आया, क्या हिदायत, क्या चल रहा है, अबे मोदी जी का साइन तो अपने को मिलने वाला नहीं है, चल कैंटीन जाके आते हैं। इतना सही फोर्स दिया, हिदायत वहां से निकल गया, क्योंकि उसको भी पता है रियलिटी आने वाला ही नहीं है भाई, है ना। मोदी जी को भी नहीं पता चलने वाला कि हिदायत वहां था, निकल गया। फिर वापस हम चलो कि कहीं से ऐसा हुआ कि भाई प्रोफेसर हमें देख गए कैंटीन में, तो हम वापस आके कलेक्ट हो गए वहां पे। तो वो इन आउट न्यूक्लियस के या एटम्स के अंदर से कौन कर सकता है, आउटर इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर हो गई। तो एक एक केमिस्ट्री का मेन पॉइंट है, तो वो इफेक्ट भी इसमें आ जाती है। इफेक्ट ऑफ आउटर सेल ऑर्बिट्स, देखो इनर सेल तो भाई सारे कंबाइंड है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, क्योंकि भाई ऑटोग्राफ मोदी जी का लेना है, एकदम डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, हिलना नहीं है, नहीं तो मोदी जी ऑटोग्राफ नहीं देंगे। तो न्यूक्लियस से बिल्कुल नजदीक है, तो कैसे मस्त, मैं अगर ऐसा मोदी जी इधर है, ऑटोग्राफ मिलने वाला, कैसा खड़ा रहूंगा, आया समझ में। तो वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से नजदीक है, एकदम स्ट्रांगली हिल्ड है, तो उनका तो कोई रोल प्ले करने वाला नहीं है। ऐसे ऑर्बिटल जो न्यूक्लियस से दूर है, इसको हम आउटर ऑर्बिटल्स बोलते हैं। कौन से ऑर्बिटल्स बोलते हैं, तो आउटर सेल ऑर्बिटल्स के भी इफेक्ट होते हैं। ए इफेक्ट जो है वो एस में ज्यादा होता है, पी में कम होता है, उससे कम किस में होता है, डी में। इन शॉर्ट, एनर्जी सबसे ज्यादा किस में होगी, डी में। सब एनर्जी का उल्टा हो जाएगा, सबसे ज्यादा किस में होगी, सबसे कम किस में होगी, और सबसे कम, क्योंकि अट्रैक्शन एस को ज्यादा लगता है, सिमेट्री। अट्रैक्शन कौन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, आउटर मोस्ट में जो एस है उसको ज्यादा अट्रैक्शन मिलेगा, पी को कम, उससे कम, जिसको कम अट्रैक्शन मिल रहा है उसका एनर्जी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा। बात क्लियर हुआ, ओके। द अमाउंट ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द आउटर सेल ऑर्बिट, आया समझ में। सेम चीज मानो कि मैं ग्राउंड में मैंने लैंडिंग किया भाई, अब मेरे अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन चिपके गए, बात समझ में आया। दैट मीन्स कि वो न्यूक्लियर चार्ज पे भी डिपेंड करता है। मोदी जी आए तो ग्राउंड में जगह कम पड़ गई,
और मैं गया, कोई दिख नहीं रहा है। सो कहने का मतलब कि दिस अट्रैक्शन इज डिपेंड्स ऑन व्हाट, न्यूक्लियर चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कितना है न्यूक्लियस के अराउंड, उतने इलेक्ट्रॉन को वे खींच पाएगा। आया समझ में, बात क्लियर हुई। थर्ड वन, द डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस टू द विच सेल, आउटर सेल, इज डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एल इन दैट ऑर्बिटल। एल एज्यूमेंटल क्वांटम नंबर पे वो डिपेंड्स है। बात क्लियर हुआ, आया ना। तो इतने फैक्टर्स पे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड्स रहती है। हमें सिर्फ फैक्टर्स रेडी करने हैं, हाउ दे डिपेंड्स ऑन दैट वो रेडी करना नहीं है, थोड़ा लॉजिकली आपके दिमाग में घुसाने का ट्राई किया है मैंने। ओके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? जस्ट फॉर एग्जांपल लेट लिमिटेड द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मानो कि मोदी जी खड़े हैं, न्यूक्लियस अकेला, उसके अराउंड 100 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 100। तो 100 वाला इलेक्ट्रॉन सोचेगा साले 99 के काम के नहीं है। वो किसको काम का नहीं बोलेगा? वो 99 काम के नहीं, वो खुद को गिनेगा नहीं। आया समझ में? इसीलिए उसका 100 नेगेटिव चार्ज कितना होना चाहिए था? 100 ना, लेकिन इफेक्टिव में वो 99 का ही कैलकुलेट होगा। बराबर समझते हैं। द एक्चुअल चार्ज फील्ड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, अब देखो होता क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर तो काफी ज्यादा प्रोटॉन होते हैं। सपोज हम 100 एटॉमिक नंबर जिसका उसी एलिमेंट्स को ले लेते हैं, तो उस न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हो गए? 100। न्यूट्रल एटम है तो आउटर साइड भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 100। लेकिन एक्चुअली बेटा ऐसा है कि इसका मतलब कि 100 प्रोटॉन्स सबको इक्वली फोर्स नहीं लगाने। अगर सबको इक्वली फोर्स लगाते तो सब एक ही जगह पे कलेक्ट हो जाते। तो सबसे ज्यादा 100 का जो पॉजिटिव चार्ज है वो सबसे ज्यादा फोर्स उसको लगाएगा जो नजदीक है, फिर दूर जाएगा वैसे फोर्स कम होगा, और दूर जाएगा उससे फोर्स कम होगा, तो लास्ट वाले को कम फोर्स मिलेगा। सपोज 100 न्यूक्लियस को, मतलब 100 प्रोटॉन को 100 न्यूटन जितना अट्रैक्शन फोर्स लगाना है, तो इक्वली डिवाइड करना तो हर एक को 1 न्यूटन मिलना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। नजदीक वाले को 2 से 3 न्यूटन मिल जाएगा, ऐसा करके करके लास्ट वाले को शायद 0.2 न्यूटन मिलता। बात समझ में आया? इसीलिए उसको जो इफेक्टिव चार्ज अट्रैक्शन जो कर रहा है पूरा का पूरा नहीं करेगा, कम ही चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इट इज इंक्रीज बाय इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज बाय डिक्रीज इन द सॉरी इट इज इंक्रीज बाय इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज। मानो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ाते जाएं, 100 की जगह पे 101 करे, तो अब टोटल फोर्स बढ़ रहा है, तो इफेक्टिव चार्ज भी क्या करेगा? बढ़ेगा। और दूसरा, अगर सिल्डिंग इफेक्ट जो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज विथ सिल्डिंग इफेक्ट, इट डिक्रीज बाय इंक्रीज विथ, तो बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है बीच में सिल्डिंग बढ़ गया तो उसके ऊपर अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसीलिए जेड इफेक्टिव क्या हो गया? डिक्रीज। इफेक्टिव चार्ज क्या हो गया? डिक्रीज। बात क्लियर हुआ? सिल्डिंग क्या होता है ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, द इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर सेल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड outer cell electron decrease the effect of positive charge of nucleus on the outer electron. So outer electron not experiences complete attraction by the, and this effect is called shielding. आया समझ में? सिंपल वर्ड में आपके दिमाग में चला गया। अभी ये मोदी जी को मैं लंबा लेके जाने वाला हूँ। प्रीवियस लेक्चर में मैंने विवेक ओबेरॉय को लिया था लास्ट ईयर के, इस बार मेरे हाथ में मोदी जी आ गए, है ना। नेक्स्ट टाइम कोई और सेलिब्रिटी ले लेंगे, लेकिन उससे चलता रहेगा। बराबर? चलो, शील्डिंग मींस डिक्रीज इन अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन। इनर सेल इलेक्ट्रॉन को उतना अट्रैक्शन नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए था। बात क्लियर हुआ? तो डिक्रीज हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज के अंदर। एक्सप्लेन द एनर्जी ऑर्डर टू एनर्जी ऑर्डर और ऑर्बिटल इन द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। आपको एनर्जी ऑर्डर और ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन करना है ना विच सिस्टम? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हाइड्रोजन के लिए तो देखा था ना, 1s 2s 2p सेम लाइन पे, 3s 3p सेम लाइन पे, 3d सेम लाइन पे, है ना। बट अभी हमने देखा कि 1s 2s 2p 2s में डिफरेंस है, 3s 3p, उसके बाद 3d की जगह पे 4s आ जा रहा है ना। क्यों? उसको एक्सप्लेन करेंगे। The energy of the electron in the multi-electron atoms depends on the principal quantum number as well as which quantum number? एंगुलर क्वांटम नंबर या एज्यूमेंथल क्वांटम नंबर या तो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, 3 नाम है। तो इसको हम एन बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? एल। एल पे डिपेंड है, इसका मतलब टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स पे डिपेंड है। एस पी डी एफ, मतलब कि ना एनर्जी लेवल, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल एस पी डी एफ इज डिफरेंट। जैसे 3s 3p एंड 3d का एनर्जी सेम नहीं होगा। किसके लिए?
मल्टी इलेक्ट्रॉन, इसलिए एमसीक्यू में पूछे फॉर हाइड्रोजन 3s 3p एंड 3d का एनर्जी कैसा होता है, तो वहां पे सेम आएगा, बट फॉर हीलियम p का ज्यादा d का ज्यादा, 3s लेस देन 3p लेस देन 3d, जैसे spdf जाते हैं एनर्जी बढ़ता जाता है। आया समझ में? एनर्जी क्यों बढ़ेगा ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया, s में सिमेट्री की वजह से ज्यादा अट्रैक्शन होता है, एनर्जी कम, p में थोड़ा कम अट्रैक्शन होता है, एनर्जी बढ़ेगा, d में और कम होता है, एनर्जी और बढ़ेगा। बात क्लियर हुआ? हाँ या ना? रीजन 1, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, in a multi-electron atom, the attraction of electron and the nucleus is present, act in the addition to do that repulsion between the electron also there. हाइड्रोजन में 2s 2p सेम था, 3s 3p 3d सेम था, क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1, तो वहां पे रिपल्सन को हम ध्यान में लेते। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अट्रैक्शन के साथ क्या ऐड हो रहा है? रिपल्सन ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है? रिपल्सन। एंड दैट्स वाई यहाँ पे क्या बढ़ने लगता है, मतलब कि एनर्जी क्या होने लगती है? डिफरेंट होने लगती है। बात क्लियर हुआ? ओके। रीजन 2, आउट ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोटेक्टेड बाय द शिल्डिंग इफेक्ट। अभी हमने शिल्डिंग इफेक्ट को भी ध्यान में लिया था, आगे फैक्टर्स में भी देखा था ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एनर्जी ऑफ एटम, तो शिल्डिंग इफेक्ट भी आएगा। सो द एनर्जी ऑफ SPDF गोइंग टू बी, क्योंकि शिल्डिंग इफेक्ट SPDF के लिए डिफरेंट है, सबसे ज्यादा इफेक्ट शिल्डिंग F को लग जाता है, इसलिए उसके इलेक्ट्रॉन वीक हो जाते हैं, इसलिए उसका एनर्जी बढ़ जाता है। उससे कम शिल्डिंग इफेक्ट किसको फील होता है? डी को, इसलिए उसका एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है एफ से। ओके। उससे कम किसको लगता है? पी को। उससे कम किसको लगता है? एस। आया समझ में? आया ना? है ना? इस 11th के केमिस्ट्री में रिलेशंस पढ़ने हैं, जैसे कौन न्यूक्लियस से दूर गया तो मतलब न्यूक्लियस से दूर जाते एनर्जी बढ़ने लगती है, जिसका शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा है उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ऐसे रिलेशन रेडी करने हैं तो आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। ओके। एज अ शिल्डिंग इफेक्ट गोइंग टू बी इंक्रीज, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन गोइंग टू बी, देखो मैंने बोला ना सेंटेंस बनाने हैं, शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, मतलब कि बीच वाला कवर कर देता है तो पीछे वाला का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके। एंड अफेक्शन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज गोइंग टू बी, अफेक्शन मतलब कि आप ऐसा भी लिख सकते हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गोइंग टू बी डिक्रीज। पढ़ा था ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रीवियस क्वेश्चन में, वो डिक्रीज हो जाएगा। सो द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, सारे रिलेशन आ गए। शिल्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज, इसका मतलब अट्रैक्शन क्या हो रहा है? डिक्रीज, इसका मतलब इफेक्टिव या तो अफेक्शन न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज मोर, या डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर। बात क्लियर हुई? तीसरा क्या इफेक्ट करता है? SPDF ऑर्बिटल्स इन द आउटर मोस्ट सेल एंड द शेप ऑफ ऑर्बिटल। इन शॉर्ट SPDF के शेप अलग अलग होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल चेंज, SPDF shape going to be changed. What is the shape of S orbital? Spherical. What is the shape of P orbital? कल नहीं था तो हमने बताया, कल नहीं था ना, इसका हिदायत का नाम लिया था तब डंबेल वाले में, ऑनलाइन में था तो तुमने कुछ बोला नहीं। हाँ ओके गुड। तो भाई डंबेल वाला शेप है ना, उसके बाद डी के भी हमने शेप देखे डबल डंबेल, उसके बाद एफ के शेप हमें देखने की जरूरत नहीं है, मुझे भी नहीं पता, नहीं जरूरी नहीं है, बात ही खत्म। क्लियर है? इतने काफी है। ओके। कहने का मतलब जैसे जैसे आगे जाते हैं शेप क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। हाई है ना? ओके। तो उस पर भी डिपेंड है। द आउटर मोस्ट सेल, द रिपल्सन इन द ऑर्बिटल इज मोस्ट इंपोर्टेंट टू डिटरमाइन द एनर्जी। बोथ द अट्रैक्टिवली एज वेल एज repulsive interactions depends on the shape upon the cell as well as shape of orbital in which electron is, दोनों चीज डिपेंड्स है। एक सेल पे, कौन सी सेल में है, n=1 n=2 n=3 कौन सी सेल में है, दूसरा शेप कौन से टाइप का है, मतलब कि S है, P है, D है या F, वो दोनों पे डिपेंड्स रहता है। एंड सो द कैपेसिटी ऑफ स्क्रीनिंग इज रिस्पेक्टिवली डिक्रीज इन SPD। अब ये स्क्रीनिंग क्या है, तो जो स्क्रीनिंग में एक्चुअली में इफेक्टिव चार्ज में बोल गया था, फिर मुझे पता चला कि वो इफेक्टिव चार्ज की बात हो रही है, फिर मैंने मना नहीं किया कि चलो बोल दिया तो बोल दिया। बाकी वो हिदायत जो है 100 वाला इलेक्ट्रॉन है वो दिखेगा कितने को? 99 को, खुद को छोड़ के। तो उसने स्क्रीनिंग कितने का किया? 99 का, खुद को छोड़ के। तो उसने चार्ज कितना फील किया? होना चाहिए था Z अमाउंट का चार्ज, Z यानी एटॉमिक नंबर उतना, 100 इलेक्ट्रॉन तो 100 एटॉमिक नंबर था, लेकिन -1 करके चलेगा वो, खुद को जज नहीं करेगा ना। इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, जस्ट ऑपोजिट टू द इफेक्टिव चार्ज।
इफेक्टिव चार्ज का क्या हो गया, ऑपोजिट। स्क्रीनिंग किया, बाकी एक इलेक्ट्रॉन है बाकी के इलेक्ट्रॉन के साथ, तो उसके नंबर को नहीं गिनेगा। तो स्क्रीनिंग में उसको इफेक्टिव चार्ज क्या, मतलब कि जो चार्ज टोटल होना चाहिए उससे एक कम मिलेगा, उसके खुद का चार्ज कम हो जाएगा, जस्ट ऐसा वर्ड है। इफेक्टिव चार्ज में भी वही किया था हमने कि शिल्डिंग की वजह से वो पीछे वाले को चार्ज मतलब अट्रैक्शन कम फील होता है, इसलिए वो हम बोलते हैं कि उसका इफेक्टिव चार्ज क्या हो गया, कम हो गया। बात क्लियर हुआ, दोनों का सेम ही है। तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि स्क्रीनिंग कैपेसिटी ऑफ स्क्रीनिंग इज रिस्पेक्टिवली डिक्रीज इन SPDF। ओके, एस में स्क्रीनिंग ज्यादा होता है, पी में कम होता है, और उसके बाद डी में और कम होता है। जैसे स्क्रीनिंग कम हो जाता है, आया समझ में, तो स्क्रीनिंग कम होना मतलब इफेक्टिव चार्ज भी कम होना। इफेक्टिव चार्ज कम होना मतलब कि न्यूक्लियस से दूर जाना, न्यूक्लियस से दूर जाना मतलब वीकली अट्रैक्ट होना, वीकली अट्रैक्ट होना मतलब एनर्जी बढ़ जाना। इसीलिए डी का एनर्जी ज्यादा, पी का एनर्जी कम, इसका एनर्जी कम। आया समझ में, बताना तो वही है, एस से पी का ज्यादा है, पी से डी का ज्यादा है, रीजंस डिफरेंट डिफरेंट सो के लिए, है ना। अगेन मैं आपको वार्न कर रहा हूं, 11th का जो लिटरेचर है वो 12th के कंपेयर में याद रखने में दिक्कत रखेगा, इसलिए और मेहनत करना पड़ेगा। अगर इस चैप्टर को मैं बुक में से पढ़ा रहा होता तो कब का खत्म करके रख दिया होता, बट आपको पता है कि मैंने मेरे काम में चोरी नहीं की, और मैंने आप पे लोड भी नहीं डाला। ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन करके हमने चैप्टर को पढ़ा है, बराबर। पढ़ने के बाद आपकी ड्यूटी है इसको अच्छे से परफेक्ट करके रखें, क्योंकि एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा टचेबल चैप्टर है, किसी भी लेवल का एग्जामिनेशन हो स्कूल में। बात क्लियर हुई, हाँ या ना। इसके बाद अगर एक बड़ा होता है तो दूसरे चैप्टर्स छोटे होते हैं, 3rd 4th चैप्टर में उतना ज्यादा दिक्कत नहीं है, दबा दब से खत्म हो जाएंगे, फिर 6 7 बड़ा आएगा। केमिस्ट्री की बात करता हूँ, है ना, तो प्लीज टेक केयर ऑफ इट। एक्सप्लेन द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल एंड एक्सटेंट ऑफ शिल्डिंग इन द सेम सेल डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो आपको वापस वही का टॉपिक चल रहा है, वापस क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको एनर्जी जो है वो ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो शिल्डिंग पे और सेल सेम सेल पे डिपेंड्स, सॉरी, शिल्डिंग इन द सेम सेल ऑन अ शेप ऑफ ऑर्बिटल, शिल्डिंग एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल पे डिपेंड से एक्सप्लेन करो। तो वही तो कर रहे थे कब का। ओके, वापस एक बार फटाफट से पढ़ लेते हैं। बोथ अट्रैक्शन एंड रिपल्सिव इंटरेक्शंस डिपेंड्स ऑन द सेल एज वेल एज शेप ऑफ ऑर्बिटल। वही क्वेश्चन था ना, प्रीवियस में भी वही सेंटेंस था। कैसे, रीजंस कैसे, तो नंबर 1, s orbital of shield, sorry, s orbital shields the outer electron from the nucleus is more effectively as compared to the electron in the which orbital। सबसे ज्यादा सील्डिंग किसका हो जाएगा, s का। किसके कंपेयर में भाई, p के कंपेयर में। आया समझ में, कौन मतलब सॉरी कौन जल्दी से सील्ड कर सकता है, s, क्योंकि s एक गोला ही बना देगा न्यूक्लियस के अराउंड। आया समझ में, तो जल्दी से सील्ड कर देगा आउटर वाले इलेक्ट्रॉन को। Due to the spherical shape of s orbital, the s orbital electron spends more time close to the nucleus। s orbital के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो एक स्फीयरिकल गोले के अंदर है, और वो एक सिमेट्री है न्यूक्लियस के अराउंड, तो मतलब वो कहीं पे भी जाएंगे ना, एक ही सेम डिस्टेंस पे रहेंगे न्यूक्लियस से। आया समझ में। बट वेर एज पी को सोचो, डम्बेल है, तो डम्बेल के अंदर कहीं पे भी रह सकते हैं उस सरफेस में, हमने प्रोबेबिलिटी फंक्शन से देखा था। तो अगर वो नजदीक है ना, मतलब ऐसे वो वाले पॉइंट पे, पीक पॉइंट पे, तो वो न्यूक्लियस के नजदीक आ रहे हैं। जब वो बलून वाले शेप पे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन से दूर जा रहे हैं। स्पीयर में ऐसा नहीं हो रहा है, न्यूक्लियस से एक इक्वल डिस्टेंस, है या ना। सो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो एस इलेक्ट्रॉन है उसकी खुद की सिमेट्री है, स्फीयरिकल शेप है, इसलिए वो ज्यादा टाइम स्पेंड करता है किसके साथ, वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, इन कंपेरिजन टू विच ऑर्बिटल, p orbital electron which spends more time in vicinity of the nucleus, vicinity of the nucleus मतलब कि न्यूक्लियस के नजदीक, in comparison to which electron, ट्विस्ट बढ़ता जाएगा आगे। सबसे ज्यादा टाइम मोर या लाइकली कौन रहने वाला है न्यूक्लियस के नजदीक, s, उससे ज्यादा टाइम किसमें लगने वाला है, मतलब p कम लाइकली या कम अट्रैक्टेड रहेगा, उससे बाद कम अट्रैक्टेड कौन रहेगा, d, उसके बाद कौन रहेगा। अगर अट्रैक्शन कम होता जाता है तो अट्रैक्शन कम होता है तो एनर्जी बढ़ते जाती है। बात समझ में आया ना, गुड। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, थर्ड ऑप्शन। तो एज द एंगुलर मैक्सिमम नंबर इंक्रीज, एंगुलर मैक्सिमम नंबर की जगह पे भाई क्या आना चाहिए, क्वांटम नंबर। एज एंगुलर क्वांटम नंबर इंक्रीज, ऐसा कौन सा नंबर पढ़ा है मैक्सिमम नंबर, प्रिंटिंग मिस्टेक है। कौन सा क्वांटम नंबर पढ़ा हमने, एंगुलर, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। 0 मतलब S, 1 मतलब P, 2 मतलब D, 0 1 2। जैसे जैसे L इंक्रीज होगा Z इफेक्टिव गोइंग टू बी
सेम रीजन पीछे वाला, अट्रैक्शन कम होता जा रहा था, तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आया समझ में? बातें तो वही की वही है, सिर्फ शब्दों की मारामारी है ना, इधर इधर घुमा घुमा के लिखना है, इसीलिए अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करना है। बात क्लियर हुई है ना? चलो, गप्पे नहीं लगाने, हाँ, मैं पकड़ लूंगा। s orbital its electron is more tightly bound with the nucleus। s इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके साथ बाउंड हो गए टाइटली, न्यूक्लियस, क्योंकि सिमेट्रिक शेप, ओके। देन द विच ऑर्बिटल, एंड अगेन p इलेक्ट्रॉन इज बेटर टाइटली बाउंड विद द विच ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, एंड d के इलेक्ट्रॉन f से कंपेयर में ज्यादा टाइटली बाउंड हो गए। इसलिए जैसे जैसे दूर जाते हो sp_d_f, वैसे बाउंडनेस जो है कम होती जाती है, अट्रैक्शन कम होता जाता है। वापस वही बात आई, अट्रैक्शन कम मतलब एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाई रिजल्ट क्या है, उनको थोड़ा साइन का ध्यान नहीं था तो मैंने करेक्ट करवा लिया। एनर्जी किसका ज्यादा है, एफ का ज्यादा है, ओके, और एस का क्या है, कम। पता है ना, 2p नीचे था, 2s नीचे था, 2p ऊपर था, जैसे ऊपर जाते एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। बात क्लियर हुई? ओके, तो इसके लिए रूल है n+l रूल ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल बाय द एग्जांपल, हमें उस रूल को एक्सप्लेन करना है। तो अब हम कैसे पता लगा पाएंगे, वो नहीं था मैंने पूछा था क्वेश्चन कि 4s का कम है 3d का ज्यादा है, ऐसा क्यों, कौन से रूल से पता लगा पाएंगे? तो एनर्जी फाइंड करना है अगर आपको, तो आप कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हो, n+l। कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हो, n+l। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑर्बिटल इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ सेल, था कि नहीं था? दो फैक्टर पढ़ के आए, सेल जो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, n, और सब सेल यानी शेप ऑफ सेल, शेप ऑफ सब सेल कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो n+l की वैल्यू से आप एनर्जी फाइंड कर सकते हो। रूल क्या है, ऑर्बिटल विच हैज अ लो वैल्यू ऑफ n+l हैज अ विच एनर्जी। आपको दो ऑर्बिटल दिया जाए और आपको पता लगाना है, मानो कि मैंने आपको 2p और 2p दे दिया और आपको पता लगाना है कि कौन सा एनर्जी ज्यादा है, किसका एनर्जी कम है। तो वैसे आपको शेप के अकॉर्डिंगली याद रह गया कि किसका ज्यादा है, p का, किसका कम है, s का, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो हम शेप के अकॉर्डिंगली जा सकते हैं। बट फिर भी अगर रूल के अकॉर्डिंगली जाना हो तो 2s में n इक्वल्स टू l इक्वल्स टू 2p में l इक्वल्स टू n+l 2 3, तो किसका कम आया, 2s का 2, तो उसका एनर्जी कम है, और 2p का क्या है। बात क्लियर हुआ? रूल 2, कभी कभी अगर मैं आपको बोल दूं, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूं चलो भाई 3d एंड 4s ले लो, जिसमें प्रिंसिपल मतलब सेल अलग है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो गया, चेंज। तो इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है भाई 4s में, 4, पहला ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ढूंढने नहीं जाना होता है। हाँ, s के लिए सोचना है, l इक्वल्स टू 0, 0 से स्टार्ट होता है, तो l इक्वल्स टू 0, तो 4s के लिए कितना बना भाई, चलो 3d में बोलो, 3d के लिए कितना आएगा, कितना बन गया, इसीलिए 4s का कम था, 3d का ज्यादा था। देखा था कि नहीं था, देखा था कि नहीं देखा था, आया समझ में, आया ना? अब मानो कि मैं 4p ले लेता हूं, कौन सा ले लेता हूं, 4p, तो 4 में 4p में इक्वल टू, फंस गए, 3d एंड 4p दोनों में क्या आया, 5 5 5 5, आया ना? तो रूल नंबर 2, तब जाके रूल नंबर 2 काम आएगा। इफ द टू ऑर्बिटल्स हैव द सेम वैल्यू ऑफ n+l, then orbital which has a less value of n has a less energy। तो वही मैंने डिस्कस किया था, इन लोगों ने 3p 4p लिया, ओके चलो कोई बात नहीं। अब इसमें हमें बताओ कि ये 3d और 4p में जब n+l क्या हो गया, सेम, तो किसका n कम है, 3, मतलब कि 3d जो है उसका एनर्जी कम रहेगा, 4p का क्या रहेगा। तो दो रूल हो गए, सबसे पहले क्या फाइंड करना है, n+l, जिसका n+l वैल्यू कम उसका एनर्जी कम, जिसका ज्यादा उसका ज्यादा। अगर दोनों का सेम आ जाए तो जिसमें n का वैल्यू कम उसका एनर्जी कम, और जिसका ज्यादा उसमें एनर्जी ज्यादा। बात क्लियर हो गई? तो 4s का एनर्जी 4 and 0, 4 + 1 4 + 0 4, 3 + 1, बात क्लियर हो गई, आया ना? 4s ग्रेटर देन 3p, आया समझ में, यस और नो, क्योंकि 3 कम था, है ना? On the basis of which rule arrangement of electron take place in atom। अब फाइनली हम कहां पे पहुंच गए, हमने कहीं थॉमसन से स्टार्ट किया था, कहां से स्टार्ट किया था, थॉमसन से। बेटा हम डिराइव्ड करते 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 थॉमसन के बाद लेके आए
रदरफोर्ड के बाद लेके आए बोहर, बोहर के बाद लेके आए क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स से हमने सेल को डिफाइन किया, सेल से हम सब सेल डिफाइन किए, सब सेल से हम शेप ऑफ सब सेल डिफाइन किए, सब ऑफ सब सेल के बाद हमने एनर्जी ऑफ सेल डिफाइन किया, है या ना। एनर्जी में भी हाइड्रोजन के लिए बात कर दी, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए अभी बात जस्ट कंप्लीट की, है या ना। अब हमें ऐसा देखना है कि ये मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इलेक्ट्रॉन अरेंज कैसे होते हैं। इतनी सारी ऑर्बिटल सब में होती है, 1s 2s 2p 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d सब में होता है, लेकिन किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी के पास 3 होते हैं, किसी के पास 100 होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन किस में कहाँ कहाँ अरेंज हो गए, आए समझ में। तो देयर आर 4 डिफरेंट लॉज या डिफरेंट रूल्स फॉर दैट, on the basis of which rule arrangement of the electron take place in atom. तो there are 4 basic rule. Number 1, Aufbau principle. पहला प्रिंसिपल है उसका नाम क्या है, Aufbau principle. Okay, Pauli's exclusion principle. Third one, Hund's rule of maximum multiplicity. And the fourth law is based on orbital energy. Okay, देखते हैं इसके बाद, मुझे कुछ गलत लग रहा है। बेस्ड ऑन ऑर्बिटल एनर्जी, बात क्लियर हुई। जैसे टोटल 4 रोल है। तो सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल विथ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ n प्लस एल रूल। ओके, n प्लस रूल के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, 1s 2s 4s 2p 3p 4p एंड 3d, हमें इनको अरेंज कर देना है। आए समझ में। तो सिंपल सा है, सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम किसका है, तो 1s आ गया। उसके बाद 2 वाला आएगा, तो 2 प्लस 0 2, n प्लस एल वैल्यू फाइंड करना है, 2 प्लस 0 2 एंड 2 प्लस 1, इसका क्लियर हो गया। अब 3s तो है नहीं, अब इसके बाद क्या है 3p, तो 3 प्लस 1 4, p के लिए 1 आता है, पता है ना आपको, और 3 प्लस 2 5, क्लियर। 4s में 4 प्लस 0 4, और 4p में 4 प्लस 1 5, और इसमें 1 प्लस 0 1 था, तो 1 वाला पहले आ गया, फिर 2 वाला आ जाएगा 2s, है या ना, फिर 3 वाला आ जाएगा 2p। अब 4 में कितने हैं 2, n प्लस एल वैल्यू लिखी है मैंने, पता है ना रूल के अकॉर्डिंगली, इसमें 2 है, तो 4s पहले आ गया, 3p कम वाला पहले आएगा, तो आ गया 3s, तो यहाँ पे दिया ही नहीं है, दिया ही नहीं है ना, तो लीव इट भाई, दिया नहीं है, कहाँ से आ गया, तो ये कौन सा है 3p आ गया, 3p। उसके बाद कौन सा आएगा 4s, फिर वापस 5 वाले 2 आएंगे, यहाँ पे देख रहे हैं 5 वाले 2, कौन सा पहले आएगा 4p या 3d, आया समझ में। सिंपल सा छोटा क्वेश्चन पूछे तो आप कर सकते हो ना। अब जो मैंने यहाँ पे लिख के कर दिया था ना, उन लोगों ने टेबल बनाया, देखो भाई दिया है कि नहीं, n प्लस एल वैल्यू लिया है ना, 1 प्लस 0, देखो n का वैल्यू l का वैल्यू किया, फिर दोनों का समेशन किया, और फिर डिफाइन किया दिस रेंज। ओके, अब इसमें आपको 3s ऐड कर देना है, क्योंकि टेबल में भी है, यहाँ पे भी है, क्वेश्चन में नहीं है, तो क्वेश्चन में 3s ऐड कर देना। बात क्लियर हुई, हाँ या ना। और इसको समझाना पड़ेगा, ये दोनों में 3 आया है, तो 2p का एनर्जी कम रहेगा 3s के कंपेयर में, क्यों, लोअर एनर्जी है ना, 2p हैज लोअर एनर्जी देन 3s, कंक्लूजन लिखा है, क्योंकि इसमें n2 है और इसमें क्या है 3, उस तरह से सब में कंक्लूजन लिखा हो। हाँ, लिखना है, सब कुछ करना है, सब करेंगे ना, तब एग्जाम में 70% दे के आएंगे। हाँ, अगर 120% मेहनत करोगे ना, होता है 100% मैंने आपको कुमार दे के रखा है, उससे ज्यादा कुछ कर रहे हो तो 120% हुआ, समझ में आया। लोग 300% करते हैं, 3 रेफरेंस यूज करते हैं, तब जाके कितना परसेंट कवर होता है, 100 में से 10 कम, 99 95। देखो 50-60 पे पहुंच पाना डिफिकल्टी नहीं है, डिफिकल्ट लेवल वो है कि 60 पे से 70 पे जाओ, जितना मेहनत 50 लाने में लगता है ना, उतना 50 से 60 में जाने में लगता है, जितना 60 लाने लगता है उससे 2 गुना मेहनत 60 to 70 में जाने में लगता है, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट को लेके जाना पड़ता है आगे, और पॉइंट लूज नहीं छोड़ना होता। समझ में आया। तो मैं तो 100% दे रहा हूं, अब वो 100 में आप 100 अप्लाई कर रहे हो, तो आपको अल्टीमेटली रिजल्ट तो कितना मिलने वाला है 70-80%। अब उस 100 में आपने कुछ अपना एक्स्ट्रा डाला तो आप बढ़ पाओगे, बात समझ में आया है ना। तो इसीलिए बोलते हैं ना, साइंस जो है काम मांगता है, पेशेंस मांगता है, आपका दिमाग मांगता है, सबसे ज्यादा आपका टाइम मांगता है। दिमाग तो वैसे सबके पास है, खाते पीते हम सब एक जैसा है,
तो दिमाग भी एक जैसा ही चलने वाला है, कोई मेडिकल लोचा नहीं है दिमाग में। लोचा है हमारे टाइम में जो हम दे नहीं पाते या देते नहीं। बुक्स के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करो, मार्क्स आपके ढगलो हो जाएंगे। चाहे आपके 10th में क्या मार्क्स थे, क्या होने वाला है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपके एक्शंस पे फर्क पड़ता है। किस पे फर्क पड़ता है? एक्शंस पे। आया समझ में? मैं एक्शन ना लूं तो भी यहाँ पे एकेडमी चलने वाली है, बट आपका होमवर्क होने वाला है? नहीं होने वाला है ना, बट मेरा एक्शंस है तो काम हो रहा है। बात क्लियर हो रही है ना मेरे एग्जाम्पल से? बाकी मार्केट में है जहाँ पे एक्शन नहीं है, काम भी नहीं होता है। इस एक्शन का कहीं ना कहीं 5 से 10% आपको भी फायदा होने वाला है और मेरे को भी अल्टीमेटली मेरा नाम होने वाला है। गॉट इट? समझ में आया? द थिंग इज व्हाट, काम करना स्टार्ट कर दो। मुझे पता है, हार्डली मैं बोल रहा हूं कि इस 89 क्वेश्चंस को रेडी करना बराबर, इसीलिए तो मैं बोलता हूं कि डे का मेहनत डे पे कर दो। 5 क्वेश्चन आज करने हैं तो हो जाएंगे, बट अगर आपने 3 दिन नहीं किए ना, तो अभी ये नहीं बोल रहा था कि मेरा छुट्टी हो गया, अगर मानो कि वो एक चैप्टर में ना आया 89 क्वेश्चन वाले, तो उसका क्या हाल होगा? वो छोड़ देगा। आपकी जगह पे मैं होता तो मैं भी छोड़ दूंगा, बट उससे क्या फायदा हुआ? मेरा लॉस हुआ कि फायदा हुआ? तो जिस दिन आप एब्सेंट रहते हो ना, उस दिन को आपको अच्छे से देखना है भाई। वो एक लेक्चर तो आ ही जाते, क्यों अपलोड कर लेता हूँ डेली का डेली, ताकि आपको फंसो ना। तो जिस दिन नहीं कर पाते उस दिन लेक्चर भी देख लो और काम भी कर लो। नहीं तो अगर कलेक्ट हुआ ना, समझ लो मर गए। कलेक्ट हुआ तो आप स्किप करोगे, स्किप करोगे तो 100 है उसमें से धीरे होके 80 पे जा रहा है। 80 पे अगर आप परफेक्ट करोगे तो आपको एग्जामिनेशन में कितना आने वाला है? 60। समझ में आया? इसलिए छोटे छोटे टेस्ट होते हैं ना, छोटे छोटे टेस्ट जो मैं क्वेश्चन वाइज लेता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। आप उसमें फोकस कर लो, आप रिजल्ट फील करोगे। तो मेरे साथ जो पढ़ता है उसको मैं बोलता हूँ टाइम तो है ही नहीं आपके पास, टाइम आप लाते हो कहाँ से? हो बिल्कुल टाइम नहीं है। मेरी पैटर्न से काम करो तो खाने का भी टाइम नहीं बचेगा, इतना काम है कि नहीं? तो फिर टाइम निकलता कहाँ से बच्चों आपके पास? कि फैमिली के साथ बैठ के गॉसिप कर रहे हो, मम्मी के साथ खाना बना रहे हो, बर्तन मांज रहे हो, पोता झाड़ू पोछा कर रहे हो, या किसी के साथ खेलने चले गए हो, मोबाइल भी यूज़ कर रहे हो, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, फेसबुक यूज़ कर रहे हो। ये टाइम आएगा कहाँ से? ये सारा टाइम वेस्ट है। अगर ये सारा टाइम आपकी लाइफ में निकल रहा है तो समझ लो कि आप 100% को कवर नहीं कर रहे हो, आप 80-90% को कवर कर रहे हो। और वो 80-90 में से आपको 50-60% मिलने वाले, जो एवरेज स्टूडेंट्स के मार्क्स आते हैं, वो ट्यूशन रखे या ना रखे। समझ में आया? मेरा एकदम मिरर जैसा काम है, सब बता देना। आपको समझना है आपको क्या करना है, क्योंकि आप इतने बड़े हो गए हो, अब इसका क्या ज़रूरत रहता है? कुछ नहीं, है ना? बट होगा तब मैं यूज़ भी कर लूँगा। ओके चलो कोई बात नहीं, आज यहाँ तक रखते हैं। अब 4 लॉस एक बार वापस पढ़ने। 4 क्वांटम नंबर के थ्योरी इंपॉर्टेंट है, 4 इस लॉ के थ्योरी इंपॉर्टेंट है। इसे खत्म हो जाएगा, आपका चैप्टर भी खत्म होने वाला है। ओके, तो ये तो बहुत ही इजी थ्योरीज है, शायद हो सका तो कल अच्छा बैटिंग करके चैप्टर को खत्म कर दूंगा, ताकि हम परसों से वापस फिजिक्स पे जा पाए। ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।